अगर आपको इन सारे हिस्ट्री क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो आप फेल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। उसमें से हम मॉडर्न हिस्ट्री के 1757 से 1857 तक को हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था इन इंडियन हिस्ट्री। तो प्लासी के युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व था? तो इसका आंसर है, द बैटल ऑफ प्लासी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। यानी प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत का केंद्र था। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं और ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसका सिर्फ हमने जो है आंसर ही इसके साथ क्वेश्चन दिया है, उसके साथ आंसर दिया है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस रहते हैं, उस 4 ऑप्शंस को हमने हटा के जो एक्चुअल आंसर है, करेक्ट आंसर है, उस करेक्ट आंसर को ही हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसका है, द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। अब इसके अंदर हम और जाएंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला। तो प्लासी का जो बैटल हुआ था उसमें से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने प्लासी के जो युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। फिर मीर जाफर बिट्रायल प्लेड ए क्रूशल रोल। मीर जाफर जो था वो बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला के वो कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाया और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया, जिसकी वजह से सारी की सारी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड हो गई और कंपनी गेंड कंट्रोल ओवर बंगाल रिसोर्सेज। इससे क्या हुआ कि बंगाल के जितने भी संसाधन थे उस पर कंपनी को नियंत्रण मिल गया और साथ ही ब्रिटिश एक्सपेंशन की शुरुआत भारत में नींव पड़ गई। तो ये क्वेश्चन था प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में हुआ था, स्ट्रेंथन ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो इसका आंसर है, इट ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ब्रिटिश। इस संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिए। इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन पॉइंट में जाएंगे तो हमें मिलेगा कि ब्रिटिश गॉट राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कर वसूलना, जितने भी कर था वसूलना था, टैक्स कलेक्ट करना था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों तीनों स्टेट के टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। फिर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, मतलब इसमें टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो नवाब के पास ही रहा। फिर है मुगल एम्परर बिकम ए पेंशनर। मुगल एम्परर उस समय शाह आलम सेकंड थे, उनको पेंशनर बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इकोनॉमिक कंट्रोल स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ, जिससे उनका एक्सपेंशन, आर्थिक नियंत्रण बहुत ही मजबूत हुआ। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किसने किया था आपको पता होना चाहिए। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके क्या था, तो इट फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू परमानेंटली एंड रिकॉग्नाइज्ड जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स। इसमें ने भूमि राजस्व को स्थायी रूप से तय किया और जमींदारों को भूमि स्वामी माना। मतलब किसान जो है वो जमींदार जो है उसको मालिक बना दिया और किसान जो है वो एक मजदूर की तरह उस ज़मीन पे काम करेंगे। जमींदार बिकम इंटरमीडियरीज, किसके बीच मध्यस्थता करने वाले बन गए। तो किसान खेती करके अनाज उपजाएगा और अनाज उपजा के जो देगा वो एक्चुअली वो ज़मींदार को देगा और वो ज़मींदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक वो माल पहुंचाएगा या उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो पहुंचाएगा। तो वो बीच वाला पोर्शन जो मजदूर है और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच वाला पोर्शन जो है वो ज़मींदार हो गया। फिर है रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। जो हमें रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना था वो परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया, यानी मतलब आपका पैदावार अच्छी हो या ना हो, आपको वो फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स जो है कहाँ से लाओगे ये मायने नहीं रखता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़मींदारों को वो आपको किसी भी कीमत पर चुकाना था ही।
और लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट, जिससे किसानों का शोषण बहुत बढ़ गया। अब किसान अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है और वो 90 रुपये का ही पैदावार पैदा कर पा रहा है तो 10 रुपये का उसको तो लॉस है। लेकिन अगर परमानेंटली फिक्स किया गया है कि 120 रुपये देने हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को या ज़मींदार को, तब वो 30 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगा, ये अब सोचना उस ज़मींदार का काम और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम नहीं था, ये उस किसान का काम था। अब वो कहीं से भी नहीं लाएगा तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उसको मज़दूर तक को मज़दूरी फ्री में करवाया जाता था, इस टाइप का सीन होता था। तो यही है आपका परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि प्रणाली अंग्रेजों द्वारा क्यों लागू की गई। तो इसका आंसर है टू एक्सपैंड कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स विदाउट डायरेक्ट एनेक्सेशन। मतलब एनेक्सेशन मतलब होता है कब्जा कर लेना। तो अगर डायरेक्टली ब्रिटिश किसी भी राज्य को या किसी भी इंडियन स्टेट को अगर कब्जा करेंगे तो उस जगह की जो जनता होगी एक विदेशी को अपना शासक मानने से इनकार कर देगी और उस जगह पर विद्रोह हो जाएगा, सब अगेंस्ट आ जाएंगे। तो वो डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश किसी भी जगह को अपने अंदर में हड़पेगी नहीं, लेकिन उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लेगी तो पैसा भी उस जगह का आएगा और उससे ब्रिटिश जो है वो वेल्थी तो बनेगी ही, साथ ही वो अपना एक्सपेंशन भी अलग अलग जगह पर कर पाएगी। इसीलिए इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था परमानेंट सेटलमेंट, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स। तो इंडियन रूलर्स जो है, मैं बिहार का मान लीजिए मैं राजा हूँ, बिहार का राजा हूँ, तो मेरे को कोई बंगाल का आदमी आके बोल रहा है जो मैं बिहार में बंगाल की सेना को वो आप भर्ती कराइए, अब बंगाल की सेना जो है वो बिहार को चलाएगी। तो ये कौन सी बात हुई, अगर मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा हूँ तो किस बात का मैं राजा हुआ। यही जो है सब्सिडरी अलायंस में यही किया गया। इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स, मतलब भारतीय जगह तो भारत का है, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, कोई भी जगह है वो है तो भारतीय जगह, लेकिन उस पर जो सेना रहेगी वो ब्रिटिश की रहेगी। तो जाहिर सी बात है जो ब्रिटिश की सेना हो जाएगी तो इंडियन किंग जो उसको ऑर्डर देंगे उसको फॉलो नहीं करेगी, वो वफादार तो ब्रिटिश का ही रहेगा। तो ये बहुत ही गलत बात थी। फिर स्टेट्स लॉस्ट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है, जैसे हमारा देश जो है वो सोवरेन स्टेट है। सोवरेन स्टेट का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, हमें किसी के दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम सोवरेन स्टेट कहते हैं। तो लॉस्ट स्टेट जो है वो सोवरेनिटी को खो गए, मतलब राज्य की संप्रभुता समाप्त हो गई और इंक्रीज्ड ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस, सब जगह में हस्तक्षेप करने लगे ब्रिटिश। तो ये हो गया आपका सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड इट्स इम्पैक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब विलय का सिद्धांत क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, इट अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स स्टेट्स विदाउट ए नेचुरल हेयर। यानी मान लीजिए मैं राजा हूँ, मैं मर गया, तो मेरे बाद जो राजा बनेगा वो मेरा जो बच्चा होगा, नेचुरल हेयर मेरा जो बच्चा होगा वो राजा बनेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जैसे सतारा हो गया, झांसी हो गया, जिसमें मैं मरा तो मेरा खुद का कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो खुद का लड़का नहीं है तो मैंने किसी को गोद ले लिया और वो जो बंदा है या मैंने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी अगर घोषित कर रखा है तो वो जो बच्चा है वो आएगा और मेरे मरने के बाद वो वहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने ये जो है इंट्रोड्यूस लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें कहा गया था कि अडॉप्ट किया हुआ जो बच्चा है वो राजा नहीं बन सकता। इसी बात को लेकर अब जाहिर सी बात है उसको जो है वो अपने राज्य में मिला लेंगे। तो झांसी जो है हमने सुना था ना, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, तो उनके साथ भी ये हुआ था, उनका खुद का कोई बेटा नहीं था, तो उसके लिए उनके राज्य को सतारा को वेस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डलहौजी ने अपने में मिला लिया। इससे जो है युद्ध हुआ था। तो क्रिएटेड रेसेंटमेंट अमॉन्ग रूलर्स, इसमें शासकों से में असंतोष बढ़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857
का जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? इसके बहुत सारे कारण थे, पॉलिटिकल कारण भी थे, बहुत समय से इकोनॉमिक कारण भी थे, मिलिट्री कारण थे और रिलीजियस फैक्टर्स भी थे। ये आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो एनेक्सेशन पॉलिसीज क्रिएटेड एंगर। एनेक्सेशन आपको बताया था, सतारा और झांसी को कैसे मिला लिया था, तो उससे जो है वो उससे असंतोष बढ़ा। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स, इसके पहले जो है आपको बताया था मैंने जो ये वाला क्वेश्चंस में कि हाँ, परमानेंट सेटलमेंट में क्या है, फिक्स आपको कर दिया कि परमानेंटली कि आपको इतना पैसा देना ही है, तो वो हुआ, वो एक रीज़न हो गया। फिर स्प्रेड अक्रॉस, तो फिर उसके बाद डिस्कंटेंट अमंग सिपाहियों का भी शोषण होता था, सिपाहियों में भी असंतोष था, जो भारतीय सिपाही थे उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था। फिर रिलीजियस इंटरफेरेंस, फिर हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना और हिंदू मुस्लिम को गलत एक दूसरे के लिए भड़काते रहना, उकसाते रहना, तो ये भी बहुत रीज़न था। फिर क्वेश्चन है, वाई इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? तो इसका एग्जाम्पल था कि एक पहला ऐसा युद्ध था जो बहुत बड़े पैमाने पर लड़ा गया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, और इसको जो है यहाँ पे इसमें नहीं डाला हुआ है, इसको जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवॉल्ट को कहा था वो थे विनायक दामोदर सावरकर। ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सैनिकों ने, किसानों ने और जितने भी राजा वगैरह थे उन्होंने भाग लिया। फिर ये नॉर्थ और सेंट्रल भारत तक भी पूरा फैल गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश रूल को भारत से उखाड़ फेंकना था, और बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय भावना इसमें दिखाई दिया। हालांकि ये फेल हो गया था क्योंकि बहुत सारे उसके रीजंस थे, वो सबसेक्वेंट वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिर है, हु सिक्योर्ड ट्रेडिंग राइट्स फॉर इंग्लिश इन मुगल कोर्ट? तो मुगल कोर्ट में थॉमस रो जो थे, उन्होंने, बी ऑप्शन है इसका, थॉमस रो ने, जो कि एम्बेसडर थे जहांगीर के, बन के आए थे, उन्होंने फरमान लिया जहांगीर से और ट्रेड एस्टेब्लिश किया मुगल कोर्ट में। फिर है, विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस्ड करताज सिस्टम? तो करताज सिस्टम जो है वो हमारे पोर्तुगीज़ ने स्टार्ट किया। इसमें जो है वो पास सिस्टम है, नेवल पास सिस्टम, मतलब इंडियन ओशन जो है वो इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर इंडियन ओशन से कोई भी जहाज़ निकल रहा है तो उसको पोर्तुगीज़ का परमिशन लेना पड़ता था, ये अनिवार्य था, इसे हम करताज सिस्टम कहते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन? तो ये 1664 में ये फाउंडेड हुआ था, फाउंडेड अंडर कोबाल्ट, उस समय के बंदे, कोबाल्ट के अंदर ये फाउंड हुआ था, और इसको उस समय के जो राजा थे फ्रांस के, जो लुइस 14 थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहे, 10 क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशंस जो आपको पढ़ने चाहिए। इसको प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स अगर आपको ऐड करना हो, आपको पहले से पता हो तो इसको कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन सीरीज़ जो है ये बना रहा हूँ मैं, 100-150 क्वेश्चन रहेंगे, इस हिसाब से 200 क्वेश्चन जो उसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो यही था, तो आप इसको पढ़िए। ये PDF आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।